तो हम आपको एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं और कौन कौन से एग्जिट पोल मेट्राइज का एग्जिट पोल जो है हम बता रहे हैं कौन कौन से राज्य हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर है पश्चिम बंगाल, जहां 294 सीटें हैं। 148 का जो है वो मैजिक नंबर है। यहां पर टीएमसी 125 से 140, जबकि बीजेपी 146 से 161, थोड़ी सी आगे टीएमसी से सरकार बनाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 6 से 10 जा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 234 सीटें हैं यहां पर और 117 का बहुमत है। यहां पर डीएमके साफ साफ सरकार बनाते हुए दिख रही है, डीएमके गठबंधन। और यहां पर डीएमके को 122 से 132 सीटें, बीजेपी और एआईएडीएमके के अलायंस को 87 से 100 सीटें। इसके अलावा टीवी के यानी थेलापति विजय की पार्टी 10 से 12 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। वहीं अगर केरलम की बात करें तो 140 सीटें यहां पर टोटल हैं। 71 मैजिक नंबर है। यहां पर लेफ्ट को 60 से 65 सीटें मिलती दिख रही हैं, बहुमत से थोड़ा दूर। वहीं केरलम में यूडीएफ को यानी कांग्रेस गठबंधन को जो है वो जो सीटें मिल रही हैं वो 70 से 75। वहीं बीजेपी को जो सीटें मिल रही हैं वो सीटें हैं 3 से 5 और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जा रही हैं। वहीं असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी हैट्रिक लगा रही है। 85 से 95 सीटें 126 के जो विधानसभा है उसमें बीजेपी को मिल सकती है, जो क्लियर बहुमत है। 25 से 32 काफ़ी पीछे कांग्रेस नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कौन कौन मेरे साथ है? वरुण पुरोहित जी मेरे साथ है, मेरे साथ जो है वो एहतशामुल हक साहब हैं और मेरे साथ जो है वो रमनीश वत्स जी भी हैं और साथ ही साथ मेरे एडिटर इन चीफ और सीईओ दिलीप कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन जो इस बार दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि क्या जो हिंदू की बात कर रहा था, यानी जो काउंटर पोलराइजेशन मुसलमानों का टीएमसी के पक्ष में आज तक होता हुआ था वो नहीं हो पाया। और जैसा मनीष झा बता रहे थे, मनीष झा ये कह रहे थे कि मुसलमानों के वोट बड़ी संख्या में कुछ पॉकेट्स में टीएमसी को नहीं बल्कि कांग्रेस को गए हैं। तो कांग्रेस आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है हक साहब 4 तारीख को। क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस आपका मुसलमानों का वोट काटेगी? आईएसएफ भी है, लेफ्ट भी है, कई सारे लोग हैं जो मुसलमान वोट के दावेदार हैं। ये तो बात सही है, इसमें तो कोई सच्चाई, पूरी सच्चाई है कि कांग्रेस 294 विधानसभा में जो कैंडिडेट दिए हैं तो उसमें नुकसान समझ लिए 100% हमें होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, देखिए 2 से 3 दिन की बात है, 3 तारीख तक रुक जाइए, चौथा दिन फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। आप हमें ऑलरेडी 140 ये आकलन दे रहे हैं, हम समझते हैं एक मेरा 200 कम से कम 200 से पार जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने इतना काम किए हैं। एग्जैक्ट पोल जो है, एग्जिट पोल जो अभी है वो एग्जैक्ट नहीं होगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ दीपक जी, 4 तारीख को जरूर मैं आपके साथ और तमाम पैनलिस्ट के साथ में मैं बैठूंगा। एक तो सवाल है, आप कह तो रहे हैं, लोग देखेंगे सर। एक सवाल है आपसे, आप अगर देखें 2021 में 112 ऐसी सीटें हैं पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम मतदाता लगभग 30% से जहां जाता है, जो ममता बनर्जी के पक्ष में वोट करते आ रहे हैं। 112 में से 106 सीटें टीएमसी वहां पे जीती हैं। लेकिन इस बार आप खुद बता रहे हैं कि कांग्रेस, इसके बाद लेफ्ट, फिर एमआईएम और फिर कबीर, तो तमाम जो पार्टियां हैं ये तो आप ही के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। तो इसका नुकसान आप ऐसे आप इस नुकसान को आप स्वीकार भी करते हैं और इस एग्जिट पोल को खारिज भी कर रहे हैं। देखिए, जो एग्जिट पोल हमने कहा, फिर से कह रहा हूं कि सही नहीं हो सकता है, लेकिन ये बात मैं दीपक जी को मैंने दोहराया, मैं आपको भी दोहरा रहा हूं कि थोड़ी बहुत इससे तो नुकसान हमें जरूर होगी। इसलिए कि इंटैक्ट टीएमसी के वोट जो है इंटैक्ट में, उनमें समझ लिया कुछ डिवाइड होगा, बंटवारा होगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के वोट है वो इंटैक्ट है। इस वजह कर हमारे उसमें कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि 4 तारीख का थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसलिए हम लोगों ने इतना विकास, इतना काम किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि जनता चौथी बार जनादेश हम लोगों को दिया है वो ईवीएम में बंद है।
लेकिन 4 तारीख को वो पूरे दुनिया, पूरा देश, पूरे मगरबी बंगाल में ये लोगों के सामने में आ जाएंगे। बस समझ लिए 96 घंटे का समझ लिए समय की बात है। थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर से एक बार, चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए हम लोग हिंदू मुसलमान के हिसाब से राजनीति नहीं कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। मैं इसी पर उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने जिस हिसाब से धर्मनिरपेक्ष भारत है, तो हम लोग धर्मनिरपेक्ष के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारी नीति सभी समुदाय, सभी जाति, सभी वर्ग के लिए काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग के लिए काम कर रही है। ये समझना होगा, भारत का पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य डे 1 से रहा है जहां हम लोग हिंदू मुसलमान एक साथ में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में आप देखे होंगे कि हमारा जो बांग्ला जुबान के मुसलमान है और हिंदू भाई के जो है, उनके लेकिन आपके ऊपर तो सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाया है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था तब आपकी पार्टी चुप थी। आप वहां पे आप सेक्युलर थे, लेकिन वहां पे आवाज नहीं निकल रही थी। यही तो आरोप लगा जब हिंदुओं को मारा जा रहा था बांग्लादेश में, तब मैं खुद 8-10 से डिबेट किया हूं, और मैंने खुद इसकी समझिए कड़ी निंदा की है कि अल्पसंख्यक के साथ में जो बांग्लादेश में घटना मैंने निंदा की है, कई बार मैंने निंदा की है। और सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ धर्म है तो मानव धर्म है। इसलिए हमारी नेत्री जो है मानव धर्म पर बिलीव करती है, और हम लोग सभी जाति, सभी वर्ग, सभी अगर हार जाती है तो क्या करेंगे? अगर 4 तारीख को एग्जिट पोल का परिणाम एग्जैक्ट पोल में आता है, तब आपकी नेत्री क्या करने वाली है? सर एग्जैक्ट नहीं होगा सर, ये पूरी उम्मीद करते हैं। थोड़ी सी तो बस बताएं तो 72 घंटे के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि रुझान किधर है। हम अभी भी पूरी उम्मीद है कि हम लोग सरकार चौथी बार बना रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी जैसे काम नहीं किया, हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम किया। SIR के विरुद्ध में अगर कोई पश्चिम बंगाल में था तो हमारी पार्टी था, हमारी सरकार के लोग थे। ये बात समझना होगा। पश्चिम बंगाल के जनता 92 पॉइंट से ऊपर जो वोट दिए हैं SIR के विरुद्ध दिए हैं, ये बात स्पष्ट रूप से समझना होगा। ये ठीक है, देखते हैं SIR किसका नफा करता है, किसका नुकसान करता है। क्योंकि SIR और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब भी हुए हैं, 2005 बिहार विधानसभा चुनाव याद करिए सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, केजे राव वहां पर स्पेशल इलेक्शन ऑब्जर्वर थे, पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। लालू यादव वोट होने के बाद भी वहां से आउट हो गए थे, वहां से पूरी तरह साफ हो गए थे। तो SIR का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ममता जी के फेवर में पड़ेगा, ममता जी के खिलाफ जाएगा, ये बड़ी समझने वाली बात होगी। लेकिन सर यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ उसको एक बहुत विस्पर कैंपेन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो पश्चिम बंगाल में हिंदू रहते थे उनके पास पहुंचाया है कि अगर आपने ममता बनर्जी को एक बार फिर से सत्ता में लाया तो आपके साथ भी वही होगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ है। ये विस्पर कैंपेन काफी हद तक काम करती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा कई सारे लोगों का कहना है। तो क्या हिंदुओं का मोबिलाइजेशन ठीक उसी तरह से बीजेपी के पक्ष में हो पाएगा जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में, माफ कीजिएगा TMC के पक्ष में मुसलमानों का होता है? देखिए, जो आंकड़े हैं वो तो जिस तरह का वोटिंग हुआ है 93%, 92% वोटिंग, ये अप्रत्याशित और ऐतिहासिक वोटिंग है। और इस वोटिंग के पीछे कोई न कोई बड़ा जब तक मोटिवेशन या बड़ा चेंज या बड़ा, चाहे TMC की तरफ से ये हो कि नहीं हमें हर हालत में इस चुनाव को जिताना है ममता को, अगर ये भी पोलराइजेशन होगा, क्योंकि जिस तरह से ये बांग्लादेश वाला जो पूरा भारतीय जनता पार्टी कैंपेन में प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह से लेके योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार इस बात को उठाया, तमाम बीजेपी के लोग ज़मीन तक ले गए, इस बात को घर घर तक ले गए, एक एक, जैसे आपने कहा ना, विस्पर मतलब कानों कान तक इस बात को पहुंचाया गया कि क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है। और जब इस तरह के चुनाव, खास करके जब इतना पोलराइज इलेक्शन हो रहा था, तो और जिसका परिणाम मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ वो एक ही चीज़ों से होगा, अन्य भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन 90+% वोटिंग मीन्स अ लॉट। इसके मतलब, इसके मायने जो है, ऐतिहासिक अगर मतदान है तो
तो ऐतिहासिक परिणाम भी होने की संभावना पूरे तरह से बनती है। ये बहुत अच्छी लाइन है आपकी, ऐतिहासिक मतदान तो ऐतिहासिक परिणाम। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ वरुण जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ रमनीश जुड़े हुए हैं और मेरे साथ एहतशामुल हक साहब। चले गए क्या? है हमारे साथ हक साहब हैं हमारे साथ? अच्छा, वो थोड़ी देर में, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम उनके साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनीष झा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी जुड़ गए हैं। चलिए रमनीश जी, मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगा, आपने बड़ा हिंदुओं के पक्ष में और हिंदुओं को वोट डालने के लिए आपने साफ साफ कहा। बीजेपी वैसे भी मुसलमानों का वोट तो मांगती नहीं है और ना ही उसने पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमान उसको वोट देंगे ऐसा कभी सोचा। लेकिन मुझे आप ये बताइए, क्या हिंदू, क्योंकि अगर ममता बनर्जी भी 30% ही मुसलमानों के वोट है ना, ममता बनर्जी को भी बंगाली भद्रलोक वोट देता होगा, महिलाएं वोट देती होंगी, तभी वो 40-45% वोट हासिल करती हैं। क्या इस बार हिंदू आपको वोट देगा? क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति को आपने पश्चिम बंगाल की धरती तक पहुंचा दिया है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। लेकिन ममता दीदी की जो ममता है वो मुसलमानों के लिए ही के ऊपर ही निर्भर रहती है। इस बात का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि साइनी घोष जब आप कहती हैं कि काबा और मदीना, आप बताइए कि क्या काबा और मदीना की जब आप घोषणा करी कि चौलवे काबा और मदीना, तो वहां पे हिंदू वोटर्स नहीं है क्या? हिंदू नहीं है। तो आप सीधे सीधे टारगेट करती हैं आप हिंदुओं के लिए। और ये एक बंगाल में तो ऐसी परिपाटी रही है और इनके बहुत सारे नेता जो हैं खुले आम, जब हुमायूं कबीर इनके नेता हुआ करते थे तो वो कहते थे ना कि मुर्शिदाबाद में गंगा नदी में 70% आबादी हमारी मुसलमानों की हो गई है, तुम्हारी 30% आबादी है, हम तुमको गंगा नदी में बहा देंगे। चाहे पार्थ चटर्जी की बात करें, अनुव्रत मंडल की बात करें, आप शाहजहां शेख की बात करें, शाहजहां शेख ने तो चुनाव अधिकारी को बंधक बना लिया था 2021 के चुनाव में, हम सबको याद होगा। और बात करें ममता दीदी एक खुद महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी ममता दीदी की ममता आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की पीड़िता के ऊपर नहीं जगा। शाहजहां शेख संदेश खाली में लगातार जो है कितनी सारी महिलाओं का शोषण करता रहा, रेप करता रहा, उसके बाद भी उनकी ममता नहीं जगी। तो मैं आज ये बदलाव के रूप में आज हम देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की आम जनता जो आज देख रही है, वहीं के माँ और माटी और मानुष जो देख रही है, ये किस लिए देख रही है? वो विकास चाहती है, वो लॉ एंड ऑर्डर वहां पे चाहती है। आप बताइए कि एक, जब जैसा कि मैंने कहा कि एक आईपीएस ऑफिसर को ये लोग, एक टुटपुंजिया नेता जहांगीर खान जैसे लोग टारगेट कर सकते हैं, तो आप समझिए कि आम जनमानस जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता होगा उसके साथ क्या करते होंगे। और ये खुले आम धमकी दी जाती है इनके नेताओं के द्वारा। खास करके अभिषेक बनर्जी की बात करें, अभिषेक बनर्जी ने कई सारे गुंडे और लठैतों को ही एक फौज तैयार कर ली है और उन्हीं फौजों के दम पे आज वो कहते हैं कि 4 तारीख के बाद हम दिखा देंगे, पश्चिम बंगाल में ही रहना है ना तुम्हें जाना कहाँ है। और इस तरह की चीजें मैं कहता हूं कि डेवलपमेंट की वो जो मुद्दे लेकर के आने चाहिए। और देखिए, आज फिर दूसरी बात करूं तो कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि टीएमसी सरकार, खास करके अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो वो गुंडों की पार्टी तो वो संज्ञा देते ही हैं कि टीएमसी पार्टी जो है गुंडों की पार्टी है वहां पे। तो वहां पे बदलाव मैं नहीं सिर्फ चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी तो बदलाव लेके आ ही रही है, लेकिन वहां पे कांग्रेस पार्टी भी बदलाव चाहती है। वो नहीं चाहती कि ममता सरकार की, जबकि अलायंस में दोनों के दोनों, इंडिया अलायंस में दोनों के दोनों अलायंस में ही वो गठजोड़ में है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बदलाव आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के इस तरफ झुकाव, और ये आप एग्जिट पोल में जो ये बढ़ता हुआ ग्राफ जो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये सब क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है विकास। जिस तरह के जात पात सब कुछ को भुला करके सिर्फ सबका साथ और सबका विकास जो मंत्र है और सभी के प्रयास से आज यदि देखिए पश्चिम बंगाल में यदि देखा जाता तो मुझे लगता है ये जो आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि मुसलमानों का वोट नहीं हमें मिलता है क्या? मुसलमानों को का भी वोट बिहार में मिला है
आप बिहार में जो प्रचंड जीत आपने देखा, क्या ये स्वांग रचने का प्रयास नहीं किया गया था क्या? सारा का सारा विपक्ष जो यही तो कह रहा था ना कि बिहार में फिर से वहां भी खेला हो जाएगा, बिहार में फिर से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने वाले। क्या हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसमें आज ममता दीदी से वहां की आम जनता जो है त्रस्त हो चुकी है। ठीक है। ममता दीदी का की जो ममता है सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही निर्भर रहती ठीक है। तभी तो आप देखिए कि शौकत मुल्ला जैसे बम बनाने वाले को आप कहते हैं कि मेरी सिक्योरिटी भी इसको दे दो। ये ममता बनर्जी का कहना है। चलिए तो ठीक आप है, समझिए कि उनकी चलिए सोच कहाँ है। रमनीश भाई, अब चुनाव खत्म हो गए हैं, अब थोड़ा सतह पे आके विश्लेषण करते हैं, सिर्फ नैरेटिव बनाने में नहीं लगते हैं। मनीष, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मैंने अभी मेट्राइज का डाटा दिखाया, अभी भी महिलाओं का एक बड़ा चंक ममता बनर्जी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या बीजेपी महिला वोट बैंक में उस तरीके का सेंध नहीं लगा पाई जिस तरह का उसने सोचा था कि 3,000 रुपए का वादा करने के बाद लगेगा? मनीष सर, आपको लगता है ऐसा? तीन पक्ष है अगर हम पूरे चीज को विश्लेषण करें। एक है फेस फैक्टर, एक है फ्रीवी फैक्टर, एक है फीमेल फैक्टर। 3F ये जो अगर देखें आप, ये तीनों महत्वपूर्ण चुनाव में हमेशा से, खास करके आजकल जो जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें फीमेल और फ्रीबीज और साथ में फेस, अगर इस 3F को हम देखें तो इस तीनों F के बीच में दो, खास करके पश्चिम बंगाल में फीमेल जो है वो ममता के पक्ष में है, फेस वाइज वो ममता के पक्ष में है, और फ्रीबीज जो है, जो ऑफर वो ऑलरेडी कर रही हैं। तो इसीलिए ये कंटेस्ट जो है दोनों तरफ से, अगर बहुत मजबूती से चुनाव का प्रयास किया गया है, पर जो मतदान ऐतिहासिक हुआ है 90% से ज़्यादा हुआ है, तो ये परिणाम इतना क्लोज होने की संभावना है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं कि हो सकता है बीजेपी के पास ये नंबर आ जाए संख्या, जैसे कि अगर कई राज्यों में हमने देखा है कि जो अगर वोटिंग परसेंटेज, वोट परसेंट की हम बात करें वो बहुत कम होता है, लेकिन जो सीट का आंकड़ा जो है वो बिल्कुल बहुत उलट जाता है। तो क्या ये पश्चिम बंगाल में होने वाला है? अभी तो एक हम देख रहे हैं कि भाई 44% महिलाएं जो है और 36% महिलाएं पश्चिम बंगाल में, खास करके बीजेपी और टीएमसी के पक्ष में 44% महिलाएं वोट डाल रही है, जबकि बीजेपी के पक्ष में 8% कम महिलाएं डाल रही है, जो एक बहुत बड़ा असर कर सकता है। लेकिन फेस ममता के पक्ष में है और फीमेल भी ममता के पक्ष में है, तो ये तो फ्री भी जो है वो कहाँ जाके रुकेगा? तो अगर इन आंकड़ों को उस तरह से हम विश्लेषण करें तो एक मुझे लगता है कि एक चौंकाने वाला परिणाम वहां से आने वाला है, और ये चौंकाने वाला परिणाम जो है उसी तरह का होगा जो कभी किसी ने पश्चिम बंगाल में 93% और 92% के आसपास वोटिंग परसेंटेज को लेके कभी नहीं सोचा था किसी ने। और आज अगर आप इस चीज को देख पा रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पे मतदाता निकल के वोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये चीजें पिछली बार भी सर जो टीएमसी थी उसको 48% वोट मिला था, बीजेपी को 38% मिला था, 10% का अंतर था। लेकिन उसमें जिन सीटों पर टीएमसी जीती थी वो कहीं पे 40,000, कहीं पे 60,000, कहीं पे 1 लाख ऐसे जीती थी, तो उसका पोल परसेंटेज तो ज्यादा हो गया, लेकिन कांटे की कई सारी सीटें थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों पर कंसंट्रेट किया है जिन सीटों पर 5,000 या 10,000 के बीच का आंकड़ा है, और उस पर स्पेसिफिक फोकस किया है उन सीटों के अंदर, और बाकायदा उन सीटों की एक लिस्ट बनाई है कि किन किन सीटों पर हमको कम मार्जिन के साथ हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन हाँ सर, एक बात जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बार बार लगती है, और टीएमसी के नेता मेरे शोज के अंदर बराबर बोलते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम नहीं होता। मुझे वहां पे जो बंगाली भद्रलोक हैं उनके भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता, यहाँ पर आप उस तरह की बात नहीं कर सकते, यहाँ पर उस तरह का मतदान नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल के चुनाव में हिंदू मुस्लिम हुआ? आप देखिए, योगी जी ने जितना सभा जहां जहां सभा करने गए वहां अगर वो भीड़ हम देखें, ये बात तो ठीक है सर, तो ये बात मुझे नहीं लगता है कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। और जिस तरह से चीयरिंग क्राउड था, जिस तरह का रिस्पॉन्स, एक होता है क्राउड, वहाँ पे आप लाते हैं, लोग बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन एक होता है इंगेज्ड। तो वो जो अगर हिंदू, और योगी जी
हिंदुत्व के वो चेहरा है। और उनके साथ जिस तरह के लोग जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जिस तरह से चेयर अप कर रहे थे, जिस तरह से नारे लगा रहे थे, और जिस तरह का रैली वहाँ जहाँ जहाँ हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात में वो चीज़ अब बंगाल हो सकता था, इसको हम मानते हैं, पहले की बात अलग हो, लेकिन मुझे लगता है बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसका और खास करके योगी और बीजेपी और संघ और तमाम तरह की जो बीजेपी के जो चुनावी मशीन है, वो इस बात को जरूर लेके वहां तक पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया। उसको हमने देखा भी है, लगातार प्रयास किया है, और उस प्रयास के इस परिणाम को मैं लगातार इस ऐतिहासिक मतदान से जोड़ रहा हूँ। अगर ऐसा मतदान नहीं होता तो ये बात शायद ठीक होता। इस मतदान के प्रतिशत ने इस बात को भी खारिज करने के लिए मुझे मजबूर कर रहा है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम का कितना असर हुआ ये तो नहीं कह सकते, लेकिन असर तो है। ठीक है सर, मैं यहाँ पर एक और बात आपसे जानना चाहूंगा। आपने कहा कि हिंदू मुसलमान, आपको लगता है कि ऐतिहासिक वोटिंग के बाद हर एक चीज का असर पड़ा है। और जैसे आपने योगी आदित्यनाथ जी की सभाओं के बारे में बात की सर, उनकी सभाओं में लोग बुलडोजर के पोस्टर लेकर आते थे और कहते थे कि हमको भी यहाँ पर बुलडोजर चाहिए, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठी है वहां पर, जो रिसोर्सेस हैं लोकल लोगों के, वो खा रहे थे, और खासतौर से गरीबों के रिसोर्सेस खा रहे थे। और टीएमसी का प्रेम जो है, हक साहब मेरी बात सुन के बुरा ना मान जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी के मन में एक बड़ा प्रेम था, जिसको समय समय पर जो उजागर होता रहा था। घुसपैठिए आपको लगता है पश्चिम बंगाल की सोसाइटी में और खासतौर पर मेट्रो शहरों में कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं? गांव में तो है ही। जो लोग बिहार और बंगाल के, मैं उस इलाके से आता हूं जो बिहार और बंगाल से सटा हुआ इलाका है, और घुसपैठ के चीज़ों को आप देख सकते हैं कि कैसे डेमोग्राफी, कई जगह की डेमोग्राफी जो है, जो वहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि ये लोग तो थे नहीं पहले यहाँ पे, अभी आए हैं। तो वो खास करके पश्चिम बंगाल के जिसको चिकन नेक का जो इलाका है, जहाँ पे सिलीगुड़ी और वो पूरा इलाका जो है, ये एक बड़े थ्रेट के रूप में, एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में चीज़ें वहाँ पे हुई है। और इस वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो जानने वाले लोग हैं, वहाँ के जो प्रशासनिक जो लोग हैं, और उसके कई कारण हैं। उसके सिर्फ ममता बनर्जी या टीएमसी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए बहुत सारे और भी कारण हैं। लेकिन वहाँ पे इसका असर तो आपको लोकल स्तर पे आपको देखने को मिलेगा। और घुसपैठ जो है भारत में आज भी एक समस्या है, और घुसपैठ को लेके तमाम तरह की बातचीत तो होती है, लेकिन कठोर रूप से कार्रवाई करने में जो कठिनाई है कार्रवाई करने में, उसका आधार जो है वो सियासत है। और भारतीय सियासत में कुछ पार्टियां, खास करके उसमें टीएमसी भी शामिल है, जिसके कारण लोगों को ऐसा लगता है कि, और बीजेपी उनके ऊपर हमलावर रहती है कि आप घुसपैठियों को जो है शरणागत, उनको एक तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब इतने उफान पे जिस तरह का चुनाव प्रचार हुआ, जिस तरह की चुनावी ये लड़ाई थी, और जिस तरह का मतदान हुआ, ये फैक्टर्स तो उसमें दीपक जी मुझे नहीं लगता है कि कोई अस्वाभाविक सा चीज़ है, अननेचुरल है कि इट माइट नॉट हैव इम्पैक्टेड, इट मस्ट इम्पैक्ट। एंड उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा, और दिखा है, मतदान पे दिखेगा, परिणाम मतदान के हिसाब से ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐतिहासिक मतदान तो ऐतिहासिक परिणाम, ये सर ने आज की कैश लाइन दी है। लेकिन मैं बता दूं कि इस चुनाव में क्या पहली बार हुआ है, पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि जुडिशियल अधिकारियों यानी जजेस को वहां के जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता या लोगों की भीड़ ने बंधक बनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूरी रात इन्वॉल्व रहा और सरकार को कड़ी फटकार लगाई। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के 2.5 लाख जवान तैनात किए गए। आज अभिषेक बनर्जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि राफेल, सुखोई और जो बड़े बड़े टैंक हैं उनको छोड़ के हर चीज को इलेक्शन कमीशन ने उतार दिया था। बिल्कुल सही बात है, वहां पर बख्तरबंद गाड़ियों को उतारा गया था ताकि लोगों के अंदर भय का माहौल जो है दूर हो सके। भय वर्सेस भरोसा, ये एक पॉलिटिकल कैंपेन था भारतीय जनता पार्टी का। और साथ ही साथ मैं आपको
ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा पहली बार हुआ किसी चुनावी राज्य के अंदर कि वहां पर जो हरकतें हुई है उसके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ा, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को इन्वॉल्व इलेक्शन कमीशन के अंदर किया और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से वहां पर एसआईआर की सफाई की, जिस तरह से पोल के जो है वो लगा जो अरेंजमेंट किए। सर मेरे को हमेशा ऐसा लगता है जब कोई ये कहने लगे कि हम इसका बटन दबा रहे थे तो इसमें वोट जा रहा था, जब कोई ये कहने लगे कि सुरक्षा कुछ ज्यादा हो गई है, जब कोई ये कहने लगे कि वोटरों को हमारे धमकाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से हार और हताशा वहां पर नजर आती है। क्या टीएमसी के नेताओं से ये वॉइसेस हमको आज बड़ी सुनने को मिली? आज टीएमसी के नेताओं से भी, और हालांकि बीजेपी के नेताओं ने भी कुछ बात कही कि जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनके ऊपर टेप चिपका दिया गया। वो तो वहां का था ना सर, जहांगीर खान की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां पर अजय पाल शर्मा ने किया था फालता। तो मुझे लगता है इतना हाइपरली कंटेस्टेड इलेक्शन बंगाल का हुआ है, ये मुझे लगता है अभी तक का, जब लेफ्ट को हराने वाला जो चुनाव ममता लड़ी थी उससे भी ज़्यादा ये कंटेस्टेड इलेक्शन रहा है। उससे बहुत ज़्यादा बीजेपी ने लगातार वहाँ पे मेहनत किया है। बीजेपी की जो मजबूत चुनावी मशीन है वो मजबूती से ज़मीन पे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, खुद खड़ी हुई है। तो ये चुनाव को अगर आपको आकलन करना हो कि चुनाव परिणाम कैसा होगा तो मतदान का आकलन करिए, और मतदान के साथ साथ जो लड़ाई लड़ी गई है चाहे बीजेपी की तरफ वो से, लड़ाई चाहे भी ऐतिहासिक है। वो लड़ाई भी ऐतिहासिक है। आप इस लड़ाई में ममता को वन मैन आर्मी की तरह ममता ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है ये भी एक ऐतिहासिक है, क्योंकि लड़ने में ममता पीछे कहीं नहीं दिखी है। वो हर स्तर पे चाहे वो चुनाव आयोग से लड़ना पड़ा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में आके खड़ी होके लड़ी हो, चाहे ज़मीन पे लड़ी हो, चाहे वो ये बोल के कि बीजेपी आएगी तो यहाँ मांस मछली बंद हो जाएगा। मैंने आप सोचिए किस मछली और अंडा बंद हो जाएगा। तो आप ममता की लड़ाई को कमजोर लड़ाई नहीं कह सकते। अगर ये सियासत की लड़ाई है और एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और अगर ये वॉर था, युद्ध था ममता के लिए, तो वो अनफेयर और फेयर वहाँ पे ममता के लिए भी कुछ नहीं था, बीजेपी के लिए भी कुछ नहीं था। सब लोगों ने वो चुनावी लड़ाई जो भारत में इस वक्त जिस तरह से लड़ाई शुरू होती है वो मतदान के परिणाम के बाद ही खत्म होता है। परिणाम के बाद दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन आज जो मतदान के बाद और एग्जिट पोल पे हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी ने पश्चिम बंगाल में कम से कम जो लड़ाई हुई है वो लड़ाई कांटे की लड़ाई हुई है, लड़ी गई है, पर मतदान हुआ है और परिणाम सर उसके अनुसार ही मुझे लगता है, उससे मुझे नहीं लगता उससे इतर परिणाम होने वाला है। मैं एक बात यहाँ पे मैं एक बात आपको यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा सर। मैं ममता बनर्जी के बारे में हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप ममता बनर्जी को चाहे पसंद करो, आप ममता बनर्जी को चाहे नापसंद करो, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते भारतीय राजनीति में, और वो करने भी नहीं देंगे, वो करने भी नहीं देंगे। और ममता बनर्जी जो भी हो, जो भी राजनीतिक परिणाम हो सकता है वो जीत जाए, क्योंकि हमने तो एग्जिट पोल बताया है, हो सकता है वो हार जाए, लेकिन ममता बनर्जी के रेलेवेंस को अब भारतीय राजनीति के अंदर किसी भी हालत में ममता बनर्जी को जो आपने शब्द आप लगातार इस्तेमाल कर, लड़ाका है, लड़ाका है, तो वो जो लड़ने की जो उनकी स्पिरिट है दैट इज अनपैरेलल। वो मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी इज वन पर्सन जो अकेले लेफ्ट के किले को ध्वस्त किया, अकेले लगातार बीजेपी से लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट नहीं है वहाँ पे, कांग्रेस नहीं है वहाँ पे, और बीजेपी की इतने मजबूत मशीन को भी वो लगातार हरा रही है। तो ये स्पिरिट दिखाता है। एक सूती साड़ी, एक हवाई चप्पल, उससे उनका पूरा राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई देखने में बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है, एक पत्रकार के तौर पे भी और डेमोक्रेसी के तौर पे भी, कि आप जब डेमोक्रेसी में इस तरह की लड़ाई, हालांकि कई चीजें ऐसी होती है जो आप कहेंगे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जब युद्ध है और युद्ध में जब तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, साम दाम दंड भेद, और वो उसमें ममता कभी पीछे नहीं हटी है, कभी कमजोर नहीं पड़ी है। तो इसलिए लड़ाई में जब कमजोर आप नहीं है तो युद्ध के परिणाम क्या हो सकते हैं ये उस पर निर्भर, वहीं पे मैं इसको छोड़ देना चाहता हूँ 4 तारीख के लिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। आप जो लोकतंत्र का महापर्व है वो खत्म हो गया है, लेकिन परिणामों की बारी है। आपको पता है लगातार हम इसका विश्लेषण करते रहेंगे, और साथ ही साथ 4 मई को सबसे तेज नतीजे हम आपको लाइव टाइम्स पर दिखाएंगे, और एग्जैक्ट नतीजे।